हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो 11th क्लास का हिंदी का जो सीरीज़ चल रहा था, ठीक है, उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने पिछले जो वीडियोस के अंदर ये लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आज हम जो 11th क्लास का हिंदी का जो 6 नंबर का चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हों तो आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्रॉपर 11th क्लास हिंदी करके, ठीक है। तो उसमें जाकर आप सारे जो चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उनको जाकर देख सकते हो। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 6 को समझेंगे। तो ये चैप्टर नंबर जो 6 है, इनकी जो लेखिका हैं, ठीक है, इनका नाम है मन्नू भंडारी। बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनकी कहानियाँ, ठीक है, इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये जो चैप्टर है ये एक पटकथा है, ठीक है। पटकथा उसे कहा जाता है कि जैसे जो फिल्म या फिर जो नाटक होते हैं तो उसके अंदर जो सीन, अलग अलग जो सीन शूट किए जाते हैं, तो उस सीन के टाइम पर कौन सा कैरेक्टर क्या बोलेगा, ठीक है, उसकी पूरी पूरी एक स्क्रिप्ट टाइप पहले लिखनी पड़ती है, तो उसी को पटकथा कहा जाता है, ठीक है। तो एक नाटक आया करता था जिसका नाम है रजनी, ठीक है, दूरदर्शन पे पहले आया करता था। वो नाटक मेनली इस चीज़ को दिखाता था कि समाज में अलग अलग जो समस्याएं हैं हमारे समाज की, ठीक है, तरह तरह की जो समस्याएं हों, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर कोई सामाजिक समस्या है, तो उसको एक रजनी नाम की जो महिला होती है उन समस्याओं को लड़ती है और जूझती है, ठीक है, उसका समाधान लेके आती है। उन सब चीज़ों को उस धारावाहिक के अंदर, उस नाटक के अंदर दिखाया जाता था। तो उसी नाटक की के एक सीन की पटकथा को यहाँ पर हमारे पाठ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इस पाठ के अंदर भी एक हमारे समाज की एक समस्या है शिक्षा के जगत की, उसको दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम जो मन्नू भंडारी जी हैं इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनका एक सामान्य सा परिचय है, उनको देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1931 में भानपुरा में एमपी के अंदर हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें एक फ्लैट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनके कहानी संग्रह हैं, ठीक है। ये कहानी संग्रह के नाम है, इनके अंदर उनकी बहुत सारी कहानियाँ आई हुई हैं। फिर इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं जो कि बहुत अच्छे उपन्यास हैं, मैंने इनको पढ़ा है, बहुत अच्छे उपन्यास हैं इनके। एक आपका बंटी, ठीक है, ये बहुत अच्छा उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान को लेकर लिखा गया है। फिर महाभोज है, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ठीक है। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम राजेंद्र यादव है, ठीक है, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने एक इंच मुस्कान लिखा था। तो इसके बाद इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, ठीक है, अलग अलग जो नाटक होते हैं उनकी पटकथाएं लिखी हैं। रजनी नाम का नाटक है उसके लिए लिखी है, निर्मला के लिए लिखी है, स्वामी, दर्पण, ठीक है, इन सब के लिए इन्होंने पटकथाएं लिखी हैं। और फिर इनका जो निधन है, ठीक है, 2021 में भी, हाल में ही कोरोना के बाद जो साल आया था 2021, उसमें ही इनका निधन हुआ था, ठीक है। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। बाकी इस पैराग्राफ के अंदर वही पटकथा किसे कहते हैं, और जैसे पटकथा के बारे में एक चीज़ इसमें एक अच्छी बताइए कि जो जैसे साहित्य की अलग अलग जो विधाएं होती हैं, जैसे कहानी होता है, उपन्यास होता है, ठीक है, तो इन सब विधाओं के कर्ता ये जो पटकथा होती है, ठीक है, क्योंकि पटकथा जो व्यक्ति लिख रहा है, जो लेखक लिख रहा है, ठीक है, वो आगे चल के एक नाटक बनेगी, उस पर एक फिल्म बन सकती है, मूवी बनेगी, तो वो नाटक या फिर मूवी आगे चल के पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगी। तो जो पटकथा होती है उसमें जो मैसेज होता है, उसमें जो चीज़ बताई जा रही है, जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है, वो आगे चल के बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। एक नॉर्मल कहानी उपन्यास तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, आज के टाइम पे लोग किताबें देख पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, एक ऐसा ट्रेंड आ गया है समाज के अंदर। पर मूवी अगर किसी किताब पे बनेगी तो उसको ज़्यादा देखने के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि पटकथा एक ऐसी विधा है जिससे हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो पाठ है ये एक व्यवसायी बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, ठीक है। तो इस पटकथा के अंदर मेनली जो शिक्षा जगत जो आज के टाइम पर व्यापार बनता चला जा रहा है उसको दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है, ठीक है। समाज के अंदर आज जो खासकर भारतीय समाज है इसके अंदर शिक्षा जो है एक बिजनेस बनती जा रही है, लोग शिक्षा को एज ए बिजनेस की तरीके से देख रहे हैं। और मैंने ये पाठ पढ़ा है और इस पाठ के अंदर मेनली जो फोकस किया जा रहा है ना, वो दो समस्याएं हैं। एक तो पहले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर एक समस्या ये दिखाई गई है कि किस तरह से आज के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो टीचर्स हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं
है ना। और सरकारी स्कूल के अंदर भी ये देखने को मिलता है कि ये जो टीचर्स हैं ये बच्चों का शोषण करते हैं ट्यूशन के नाम पर, ठीक है। वो उन्हें धमकियाँ देते हैं या फिर वो जो भी तौर तरीके अपनाते हैं, और उसके अंदर वो करते ये हैं कि बच्चों को टॉर्चर करते हैं कि आप ट्यूशन नहीं आओगे तो हम तुम्हारे ऐसे नंबर काट लेंगे, वैसे नंबर काट लेंगे, ठीक है। और जानबूझ के बच्चों को कम नंबर देते हैं। अगर उनके खुद के ट्यूशन के बच्चे हैं, कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो उनके कोचिंग में आते हैं तो बस उन्हें जैसे तैसे ज़्यादा नंबर दे देते हैं। इस तरह की समस्या बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने कई स्कूल में पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो सच में मैंने खुद देखा है, बच्चे मेरे सामने ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं कि सर ये जो टीचर है इनके यहाँ हम ट्यूशन नहीं जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे ये इसमें फ़ेल कर रहे हैं या फिर कम नंबर देते हैं। ऐसी समस्या बच्चों को सच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक, हम जो शिक्षक लोग हैं, ये हम लोग के लिए एक शर्म की बात है कि बच्चा इस चीज़ से परेशान हो रहा है। ट्यूशन गलत बात नहीं है, ट्यूशन तो बच्चों की बेहतरी के लिए ही होता है। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ में कमज़ोर है तो उसको ट्यूशन जाना चाहिए, क्योंकि बेहतर होगा वो कहीं ना कहीं जाके। परंतु उसे ट्यूशन इस हिसाब से लेकर आया जा रहा है कि तेरे को नंबर ज़्यादा देंगे, ठीक है, टॉर्चर करके लेकर आया जा रहा है ना अपने। तो ये गलत है, बच्चे से बहुत परेशान होते हैं। इवन मैं भी जब एज ए स्टूडेंट था तो मेरे साथ के जो सर्कल के दोस्त थे, हम सब ने भी इस तरह का हरासमेंट फेस किया है। और ज़्यादातर हर अच्छा बच्चा, हर कमज़ोर बच्चा इन सब चीज़ों को झेलता है। तो एज ए टीचर अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो हमें सच में इस चीज़ पे सुधार लाना पड़ेगा। और सच में सरकारें तो लेकर आ चुकी हैं, पर अभी भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह की चीज़ें अभी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें कुछ समाधान पे भी बात की गई है, ठीक है। तो ये तो एक स्टूडेंट की समस्या दिखाई गई है। इसके बाद इसमें जो कैरेक्टर है रजनी, वो एक मुद्दे पर मतलब रोशनी डालती है कि जो प्राइवेट स्कूल में खासकर जो टीचर काम करते हैं या फिर सरकारी में भी देखने को मिलता है कि टीचर को अगर हायर किया जाता है, कोई टीचर शिक्षक के रूप में आता है पढ़ाने के लिए, तो उसे उसे कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसको बोला जाता है कि आपको ज़्यादा मिलेगा, पर उसको मिलता कम है। पर लिखित रूप में जो उसकी सैलरी स्लिप उसको दी जाती है उसमें ज़्यादा दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों का असर इनडायरेक्टली टीचर भी परेशान होता है, बच्चे भी इससे परेशान होते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर है प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहा है तो उसे अगर अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, एक अच्छी सैलरी मिल रही होगी, तो फिर वो क्यों ऐसे तरीक़ों से पैसे कमाने का सोचेगा कि बच्चों को ट्यूशन में लाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये दोनों समस्याएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इन दोनों समस्याओं के ऊपर इस चैप्टर के अंदर बात की गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो टाइम लग सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे यूट्यूब पर देखने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा। ओके, पाठ का नाम है रजनी। ये कैरेक्टर हैं, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर ये कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनकी आपस में बातचीत है, उसी को हम पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो किसी एक फ्लैट का सीन है ये, मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है और रजनी का प्रवेश, ठीक है। तो एक फ्लैट के अंदर एक सीन है ये। तो एक कौन, रजनी आती है और बाई दरवाज़ा खोलती है तो रजनी उसमें प्रवेश करती है। अब रजनी बोलती है, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? तो लीला बोलती हैं, रसोई में से हाथ पहुँचती हुई निकलती हैं, चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पर खुशी का भाव है, ठीक है। तो लीला है उनका, उनके बच्चे का नाम क्या है, अमित। ओके, अमित, ठीक है, अमित नाम है उनके बच्चे का। लीला के बच्चे का नाम अमित है, ये याद रखना है हमको। तो उसका रिजल्ट आने वाला है। अब रजनी बोलती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ, ठीक है। तो अमित का रिजल्ट आने वाला है, और शायद अमित बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का है, तो इसलिए पहले से ही रजनी बोल देती है कि भाई अब तो मिठाई खा के ही जाऊँगी मैं। अब लीला बोलती है हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा के रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना, तो केसरिया रसमलाई नाम की मिठाई मतलब खाई जाएगी, ठीक है। हाँ, केसरिया रसमलाई करके मिठाई मंगाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में। ओके, अब रजनी बोलती है, देखो मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती।
ओके। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। ठीक है, तो भाई अमित है वो रजनी आंटी को बहुत अच्छा मानता है, अपना शायद आइडल मानता होगा उनको। तो जब भी घर में कोई खुशी का माहौल होता है, कुछ खाने पीने का होता है, तो वो रजनी जो आंटी हैं उनको भी देने जाता ही जाता है। अब रजनी बोलती है बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। ठीक है, तो जो रजनी आंटी है बोल रही है कि भाई जो अमित है बहुत मेधावी है, बहुत एक्सीलेंट है, मस्त है, इंटेलिजेंट है, तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। ठीक है, अब लीला आंटी बोलती हैं बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है, लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला। ठीक है, तो शायद आज रिजल्ट का डे था तो बैग लेके गया नहीं होगा, तो एक छोटा सा थैला लेके गया था अमित। अब आता है वो अमित। रजनी, अब रजनी आंटी बोलेंगी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो आते ही उसको थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलने के लिए उसको उसके गले मिल जाती हैं। वो बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता है। ठीक है, तो भाई शायद रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए वो थोड़ा उदास है और रोता हुआ रिजल्ट दिखाता है उन लोगों को। फिर अमित बोलता है, अब यहाँ पर अमित क्या बोल रहा है, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरा ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। ठीक है, तो अमित बताता है कि रिजल्ट ख़राब हो गया है, मैथ्स के अंदर कम नंबर आए हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर कम नंबर आए हैं, इसकी वजह से उसका रिजल्ट ख़राब हो गया है। अब लीला बोलती है पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। ठीक है, तो पापा तो बोलते हैं कि 95 तो आ ही सकते, भले इधर उधर कुछ 1-2 नंबर 4-5 नंबर जा सकते हैं, बाकी तो तेरे सारे सवाल सही हैं। ऐसा लीला आंटी बोलती हैं। अब रजनी आंटी बोलेंगी रिपोर्ट तो देखते हुए पर मिले तो कुल 72 हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है हमको कि उसको मैथ्स में कितने नंबर मिले थे, 72। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर दिए हुए हैं बट मैन मैथ्स में उसके कमाए थे, तो वो हमें याद रहना चाहिए। फिर अलग और जो विषय हैं उनके नंबर यहाँ पर बताए जाते हैं। अब अमित बोलता है गुस्से में और दुख से बोलता है कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते कहीं अच्छे नंबर, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। ठीक है, तो वही वाली समस्या है जो मैंने बताई थी। अमित को जो उसके मैथ के सर हैं वो बार बार बोलते रहते थे कि भाई मैथ का ट्यूशन कर ले। ठीक है, और जिनके ट्यूशन होते हैं, मैथ का ट्यूशन जिसका होता है उसका अच्छा नंबर आता है, ऐसा उसके सर कहते थे उसको। तो बेचारा वही समस्या से गुजर रहा है। और ये मैथ वाले टीचर कुछ ज़्यादा ही सच में बच्चों को टॉर्चर करते हैं, हर जगह देखा जाता है, क्योंकि कोई ट्यूशन नहीं तो मैथ का ट्यूशन तो लगवाना ही पड़ेगा, लोग ऐसा कहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कभी कभी मैथ वाले टीचर्स। अब लीला आंटी बोलती हैं अपराधी की तरह सफाई देते हुए, ठीक है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे तो अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों में नहीं चेहरे से व्यक्त करती हैं, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। ठीक है, तो अब लीला आंटी थोड़ा बोल रही है कि भाई तू अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर था तो हमने लगा दिया था अंग्रेजी का ट्यूशन, पर अब एक साथ 2-2 ट्यूशन लगा देंगे तो टाइम और फीस, सबसे बड़ा तो लोचा फीस का ही है, और ये मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, 2-2 3-3 ट्यूशन तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब रजनी आंटी बोलती हैं, रजनी की भौं में एकाएक बल पड़ जाते हैं, वो रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पहुँचते हुए बोलती हैं, अमित रोएगा नहीं समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुककर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था, तो अमित से पूछ रही है रजनी आंटी। तो अमित सिर हिलाता है। ठीक है, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। ठीक है, तो मतलब कहीं मिस मैच तो नहीं हो गया है, मिस्टेक तो नहीं कर दी तूने जो तूने वापस से चेक किया था इस समय, ऐसा रजनी आंटी अमित से पूछती हैं। अब अमित बोलता है, नहीं ज्यों का त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। ठीक है, तो अमित बोला है नहीं भाई मेरे को सारे सवाल आते थे। अब रजनी आंटी, मैथ्स के सर कौन है? तो अमित बताता है मिस्टर पाठक। ठीक है, तो यह याद रखना, मिस्टर पाठक जी मैथ्स के सर हैं अमित के। रजनी आंटी पूछती हैं कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? ठीक है, तो पूछ रही हैं कितने लेते हैं, तो अमित बोलता है 22 बच्चे लेते थे, ये भी याद रखना पड़ेगा अपने को।
22 बच्चे ट्यूशन लेते थे। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझे से भी तभी से कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 22 बच्चे उसके उनके यहाँ गए थे पढ़ने के लिए, और अमित को भी प्रेशर कर रहे थे कि तू भी आ जा हमारे ट्यूशन में। अब लीला बोलती है, ठीक है, लीला आंटी बोलती हैं, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हाफ ईयरली में इसके कितने आए थे? 96 आए थे, मैथ के अंदर ही। ठीक है, अब रजनी आंटी बोलती हैं उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन लो। अब भाई 96 में ट्यूशन का काहे के लिए चाहिए भाई? ठीक है, अब 4 मार्क्स, और सच में ये होता है कि बच्चा अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो सेल्फ स्टडी से ही वो अपने अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उसे सच में कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो ज़्यादातर मार्क्स हमारी खुद की पढ़ाई से आते हैं। ये जो ट्यूशन्स में, ये सब में जो सर लोग पढ़ाते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको कहीं गाइडेंस कर देते हैं, वो खुद भी 100 में 100 कभी नहीं लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो सच में ये एक सोचने जैसी बात है, इसलिए रजनी आंटी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस कर रही है। अब अमित बोलता है, हाँ कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर है होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर, देख लिया अब 6 पोजीशन आई है। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाई अमित का फिर कौन सा रैंक आता है, तो 6ठा रैंक आता है, मेरी जो आज तक कभी नहीं आई थी। ठीक है, और फिर आंसू गिरा कर रोने लगता है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बन रही है। अमित बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा माहौल था, इसलिए मेरे कम नंबर आए हैं। अब रजनी आंटी पूछती हैं डांटते हुए, फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन, ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो रजनी आंटी बोलती हैं कि भाई रोने की क्या ज़रूरत है इसमें, मम्मी ने जो किया वो सही किया है। अमित अब बोलता है, अमित आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अमित बता रहे कि भाई आप जो कह रहे हो वो वैसा नियम स्कूल में फॉलो नहीं होता है। अब रजनी आंटी बोलती हैं, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित बोलता है, हाँ कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। अब रजनी आंटी बोलती, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी, तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। ठीक है, तो रजनी आंटी बोल रही हैं कि यहाँ पर तेरी मम्मी की गलती नहीं, गलती तो यहाँ सर की है, और ये गलती भी नहीं है, ये बदमाशी है। ठीक है, और सच में ये बदमाशी ही कही जाएगी, ये मिस्टेक से नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। फिर अमित इस भाव से सिर हिलाता मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, तो रजनी घुड़कती हैं। ठीक है, अब रजनी आंटी बोलती हैं, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीते हैं फिर। ठीक है, अब अमित बोलता है, अच्छा रजनी आंटी यहाँ पे कुछ बोलेंगे, कल आप 9 बजे तैयार रहिए, अमित साहब आपके स्कूल चलना है। ठीक है, तो अब रजनी आंटी थोड़ा सर की क्लास लेने वाली हैं, तो अब स्कूल में जाएंगी, मिलेंगी। तो अमित बोलता है, अब कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। तो मना करता है अमित जाने के लिए। अब लीला आंटी बोलती हैं, हाँ रजनी तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करे इसे, अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। ठीक है, तो मतलब वही पेरेंट्स की ज़्यादातर यही समस्या है, वो लोग कंप्लेन नहीं करते इन टीचरों की। ठीक है, ये टीचर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की कंप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सुधरते हैं। ठीक है, अब रजनी आंटी बोलती हैं, बात को बीच में ही काट कर गुस्से में बोलती हैं, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को, अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काट रहे हैं। ठीक है, रजनी आंटी सही बोल रही हैं कि भाई सही जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए चुप क्यों बैठना, कोई व्यक्ति जुल्म कर रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है फालतू का, तो उसके लिए आवाज़ उठाना तो ज़रूरी है। अब अमित बोलता है, बता तो दिया आंटी आप। ठीक है, तो अमित सोच रहा है कि यार बता तो दिया कि क्यों नंबर कम आए हैं। अब रजनी आंटी बोलती है, ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों। लीला, अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे। ठीक है, तो भाई अब लीला आंटी सोचती है ये रजनी वैसे ही थोड़ी सिंगम लेडी है, पता नहीं क्या करेगी, कोई नई समस्या ना खड़ी कर दे। और यहाँ पर इतना सीन जो है, ये फ्लैट के अंदर जो रूम है उसके अंदर ये जो पूरा सीन है ये समाप्त हो जाता है। अब कोई नया सीन आएगा, नया दृश्य आएगा।
ये स्कूल का है शायद। तो सीन कहाँ का है, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, ठीक है, जो हेडमास्टर होता है उसका कमरा है। बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी, बच्चे द्वारा जीते हुए कप शील्ड्स जमे हुए रखे हैं, दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीर है, ठीक है। तो एक जो प्रिंसिपल या फिर जो हेड टीचर होता है उसका जो कमरा होता है वो वहाँ का दृश्य ये है। चलिए अब हेडमास्टर यहाँ पर कुछ बोलेगा। हेडमास्टर बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है, ठीक है। तो रजनी आंटी जो है जाके हेडमास्टर से मिल रही है अमित के स्कूल में। हेडमास्टर बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी आंटी बोलती है मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। तो ये भी याद रखना है 7th क्लास में था अमित, ठीक है। अमित का पूरा नाम अमित सक्सेना है और मैथ्स की कॉपी देखेंगी। और चाहती हूँ ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, ठीक है, ईयरली एग्जाम जो हुई थी और जिसका रिजल्ट आया था उसकी कॉपी रजनी आंटी देखना चाहती है। अब हेडमास्टर बोलता है सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, तो ये इनका नियम है। रजनी जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसके कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है, ठीक है। तो रजनी आंटी बोल रही है कि भाई थोड़ा देखना है कि अमित ने ही कुछ मिस्टेक की है कि जो चेक करने वाला है उसने कुछ मिस्टेक कर दी है। अब हेडमास्टर बोलता है आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूल में, ठीक है। हेडमास्टर ये तर्क दे रहे हैं कि भाई बच्चे तो बच्चे हैं, उसने कह दिया अच्छा गया पेपर तो तुमने मान भी लिया, ठीक है। वो तो कहे तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसा हेडमास्टर जी कह रहे हैं। और एक चीज़ और बता दिए कि भाई स्कूल के अंदर ये नियम है कि हम ईयरली एग्ज़ाम का कॉपियाँ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो अब रजनी आंटी बोलती हैं, गुस्से में बोलती हैं, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है, इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर काटे किस बात के हैं, ठीक है। तो ये रजनी आंटी ये तर्क देती हैं कि भाई उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, ठीक है, बस इस बार देखना है कि मैथ्स में उसमें उसके कहाँ नंबर कटे हैं। अब हेड मास्टर जी बोलते हैं आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं, मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। तो भाई वो अपना नियम नहीं तोड़ेगा हेड मास्टर। रजनी नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है, ठीक है। अब रजनी आंटी थोड़ा व्यंग करते हुए, थोड़ा ताना मारते हुए बोल रहे हैं कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है, ऐसा है। तो हेडमास्टर बोलता है व्हाट डू यू मीन, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ पर क्या कहना चाहती हो तुम। थोड़ा ये भी गुस्से में, दोनों गुस्से में आ गए हैं। रजनी आंटी बोलती हैं आई मीन व्हाट आई से। तो रजनी आंटी बोल रही हैं कि मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि ट्यूशन ले, ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर अच्छा है पढ़ने में फिर भी दबाव दिया जा रहा है तो ये तो गलत बात है। और हेडमास्टर बोलता है देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है, वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसा हेडमास्टर बोलते हैं कि भाई बच्चे और टीचर्स इनका आपस का मामला है, हम स्कूल वाले इसमें बीच में क्या करें। अब रजनी आंटी बोलती हैं कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाहों बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियाँ ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। तो रजनी आंटी यहाँ पर अच्छा तर्क दे रही हैं कि आप जैसे लोग इस कुर्सी पर बैठने के लिए लायक नहीं है, यहाँ तो उसे बैठना चाहिए जो इस तरह की जो धांधलियाँ होती हैं स्कूल के अंदर, जो बच्चा परेशान हो रहा है, कोई टीचर परेशान हो रहा है, तो उसके लिए जो आप सही नियम की जगह गलत नियम आपने लागू कर दिए हैं और इससे आरोपी बच रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो है ना परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति बच रहा है ऐसे नियमों से। तो हेडमास्टर बोलता है विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। तो वो मतलब रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है, मैम साहब को बाहर ले जाओ, ठीक है। तो वो घंटी बजाकर सिक्योरिटी को बोल देता है कि भाई इनको बाहर ले जाओ। अब रजनी आंटी बोलती हैं मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप,
ठीक है। तो रजनी आंटी बोलती हैं कि बाहर करना ही है तो उन टीचर्स को करो जो ये ट्यूशन का धंधा चला रहे हैं, बच्चों को परेशान करते हुए ट्यूशन का धंधा चला रहे हैं। और मुझे बाहर जाना है तो मैं खुद ही चली जाऊँगी बाहर। और शायद और लास्ट में वार्निंग भी दिख के जा रही हैं कि मैं अब क्या कर सकती हूँ ये मैं तुमको दिखाऊंगी। फिर चपरासी बोलता है मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। ठीक है। तो चपरासी कुछ और बात कर रहा है कि भाई मैंने तुमको स्लिप ला के दी थी। फिर हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। ठीक है। तो भाई हेडमास्टर अपना गुस्सा स्लिप पर निकाल देता है और ये वाला जो रूम का दृश्य है, हेडमास्टर के रूम का दृश्य है, वो खत्म हो जाता है। अब एक नया दृश्य आएगा। तो रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाजा खोलती है, पति का प्रवेश, उसके हाथ में ब्रीफ केस लेती है। ठीक है। तो ये रजनी का जो फ्लैट है वहाँ की रूम का सीन है ये। तो रजनी के पति आ जाते हैं उनके रूम में। अब उनके जो रजनी आंटी उनके पति बोलते हैं जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? ठीक है। तो पति पूछ रहा है रजनी आंटी से। तो रजनी आंटी बोलती हैं तुम्हें कैसे मालूम? अब पति बोलता है फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। ठीक है। तो पति को कुछ काम होगा। तो अब उस टाइम पे तो रजनी आंटी स्कूल में थी, तो इसकी वजह से थोड़ा ताना कसते हुए वो बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ घूमती रहती हैं। तो अब रजनी आंटी बोलती है तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? ठीक है। तो रजनी आंटी बोलती हैं कि भाई तुम फाइल भूल गए थे, ये मुझे पता ही नहीं था, और मैं तुम्हारी फाइल के लिए यहाँ घर पे बैठूंगी, ऐसा वो बोलती हैं। अब पति बोलता है अच्छा कहाँ गई थी? तो रजनी आंटी बोलती हैं एक स्कूल का नाम लेती हैं, तो वही वही अमित के स्कूल गई थी उसका नाम लेती हैं। फिर पति बोलता है स्कूल का नाम दोहराते हुए तुम क्या करने गई थी वहाँ? ठीक है। फिर रजनी आंटी बोलती हैं पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। तो चाय लेके आते हैं। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। फिर 10 से फिर बाहर के कमरे में नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। ठीक है। मतलब यहाँ पे तो नाटक बनेगा तो उसका सीन किस तरह से होना चाहिए उसकी कुछ सजेशन दी हुई है। तो बात बता दी गई है कि क्यों गई थी, क्या हुआ था, सारा मामला बता दिया गया है रजनी के द्वारा उसके पति को। अब रजनी आंटी बोलती हैं बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? ठीक है। तो रजनी ने बता दी है सारी बात और बोली कि ज़्यादा ही बोल बोल कर रहा था हेडमास्टर। ठीक है। और मैं उसको बताने वाली हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और पति बोलता है अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं ये धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बैठे इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा ना। तो पति बोल रहे कि भाई तुमको ये प्रॉब्लम अपने माथे पे लेने की क्या ज़रूरत है? तो रजनी आंटी बोलती हैं यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने 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 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। ठीक है। तो रजनी आंटी बोल रही है कि भाई मेरा बेटा जाएगा तभी मैं आवाज़ उठाऊंगी क्या? ये अमित जा रहा है, इतने सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैं आवाज़ नहीं उठा सकती क्या? तो पति बोलता है ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। ओके। अब रजनी आंटी बोलती हैं देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। ठीक है। तो याद रखना है कि जो रजनी आंटी हैं उनके पति का नाम रवि है। तो वो बोलती हैं कि तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, गलती करने वाले तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीलाबेन और कांतिबाई। ठीक है। तो ये अमित के पापा हैं कांतिबाई, ये भी याद रखना है हमें। तो हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमें क्या करना है? हमें कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? माय फुट। ठीक है। ये थोड़ा गुस्से में बोल गई हैं, माय फुट। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ठीक है। तो रजनी आंटी थोड़ा गुस्से में बोल जाती हैं कि भाई कि ये जितनी भी समाज के अंदर समस्या है, ठीक है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो इन सारे अन्याय अत्याचार को होते हुए देखता है और चुपचाप रह जाता है। ठीक है। कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हमें उसके पीछे आवाज़ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और जो लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, सबसे ज़्यादा समाज इन जैसों की वजह से बेकार होता है। ठीक है। तो ऐसा तर्क देती हैं रजनी आंटी, जो कि एक सही तर्क है, बहुत सही तर्क बोल रही हैं वो। अब पति बोलता है चढ़ा दिया सूली पर। ठीक है। तो पति बोल रहा है कि अब ये करके ही मानेगी, और ये वाला सीन जो उनके रजनी आंटी के फ्लैट का है वो समाप्त हो जाता है। अब नया सीन, नया देश से। अब ये कहाँ का सीन है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का
बाहरी कक्ष, ठीक है। तो जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसके ऑफिस का सीन है ये। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो रजनी आंटी जो हैं वो जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है, और शिक्षा जगत के जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं, वहाँ मिलने जाती है और ऑफिस के बाहर वेट कर रही है, बहुत टाइम से वेट कर रही है। अब रजनी आंटी चपरासी से बोलती हैं, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी बोलता है, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब, ठीक है। तो चपरासी बता रहे कि भाई साहब बिजी हैं। अब रजनी आंटी बोलती हैं खुद से ही गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है ना, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। तो ये मेन मिलने का समय था, लोगों से मिलने का समय था, उस टाइम पे गई थी रजनी आंटी। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है, कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है और फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है, रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ है कि भाई ये इतना बड़ा अधिकारी है, इससे मिलने के लिए भी घूस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही सीन होता है कि चपरासी रजनी आंटी को तो नहीं जाने दे रहा है और अंदर जो वो ऑफिसर है वो भी कोई बिजी नहीं है, वो बस ऐसे ही फालतू बैठा हुआ है, ठीक है, टाइम पास कर रहा है। पर एक ऐसा ही कोई आता है बाहरी आदमी, वो 5 रुपए का नोट देता है चपरासी को, वो जाके अंदर हाल उसको मिलवा के भी आ जाता है और रजनी आंटी इतनी देर से वहाँ वेट कर रही है, उसको नहीं मिलवा रहा है। तो फिर जो रजनी आंटी ये सीन जब देखती हैं तो फिर वो हैं सिंघम लेडी, वो तुरंत ही ये उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ बातों से नहीं लातों से ही बात होगी, सीधे बिना कहे अंदर ही चली जाती हैं वो। अब चपरासी जब ये देखता है कि वो बिना पूछे अंदर जा रही हैं तो बोलता है, अरे 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 किधर को जाता है, अभी घंटी बजा क्या, ठीक है। तो बोल रहा है कि कहाँ जा रही हो, अभी कौन सा तुमको बुला लिया है। तो रजनी आंटी बोलती हैं, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। अब चपरासी बोलता है, अरे कैसी औरत है, सुनिश्चित नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई अजीब इंसान है ये तो। अब निदेशक जो अंदर ऑफिसर बैठा हुआ है वो बोलता है, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। तो वो अपना नियम बता रहा है कि तुमको पर्ची या फिर जो स्लिप रहती है उसके माध्यम से ही अंदर आना चाहिए था। रजनी आंटी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो रजनी आंटी दे चुकी थी, जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो कर चुकी थी, फिर भी वो जो चपरासी था वो अंदर नहीं जाने दे रहा था। अब निदेशक कहते हैं, क्या कह रही हैं आप? रजनी आंटी बोलती हैं, तो क्या, ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। तो रजनी आंटी बोलती है कि मेरा जो काम है पहले मैं उसको बता देती हूँ और बातें जाने दो। अब निदेशक बोलता है, कहिए क्या कहना है आपको? तो रजनी आंटी बताती हैं, देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है। तो बताती हैं कि भाई मैं स्कूल और जो आपके बोर्ड होते हैं, ठीक है, जिनसे मतलब स्कूल एफिलेटेड होते हैं, तो उनके बारे में, उनके रिलेशन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो निदेशक पूछते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो निदेशक बोलता है कि क्या तुम कुछ पीएचडी कर रही हो क्या, कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट है क्या आपका? तो रजनी आंटी बोलती हैं, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो निदेशक बोलते हैं, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी आंटी बोलती हैं, जिन प्राइवेट स्कूल को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन या फिर बात बता रही हैं वो कि आप जिन भी प्राइवेट स्कूल को मतलब आप लाइसेंस दे देते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तो उन्हें आप लोग 90% एड तो ग्रांट तो देते ही हो, पैसा देते हो, ठीक है। तो निदेशक बोलते हैं, जी हाँ देता है, बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो में जितना भी हो सके सहयोग करे, इट्स अवर ड्यूटी मैडम। तो निदेशक बोलते हैं कि हाँ भाई हम देते हैं पैसा ऐसे स्कूलों को। तो रजनी आंटी बोलती हैं, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर, है ना। तो अच्छा बात बोल रही हैं कि भाई जब आप पैसा दे रहे हो तो कंट्रोल भी, नियंत्रण भी रखते होंगे ना स्कूलों के ऊपर। तो निदेशक बोलता है, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। तो निदेशक बता रहे कि भाई हम ही सिलेबस भेजते हैं उन लोगों को, लास्ट जो फाइनल एग्जाम होती है वो भी हम ही लेते हैं।
अब रजनी आंटी बोलती हैं कि स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। ठीक है, तो रजनी आंटी ने अपना मेन मुद्दा उठा दिया है कि आपका जो बोर्ड है वो प्राइवेट स्कूलों में ये जो ट्यूशन का धंधा शुरू हो गया है, इसको लेकर क्या नियम कानून बना रहा है आपका बोर्ड। तो निदेशक बोलते हैं, इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। ठीक है, तो निदेशक नॉर्मली यही जनरल बात बोल देता है कि भाई इसमें धंधे की क्या बात है, कोई बच्चा कमज़ोर है तो भाई वो ट्यूशन ले सकता है, और अगर कोई टीचर परेशान कर रहा है ट्यूशन लेने के लिए तो उसके यहाँ मत जाइए, आप जहाँ सही लगे वहाँ जाइए आप ट्यूशन लेने के लिए, ऐसा निदेशक बोलते हैं। और रजनी आंटी बोलती है, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोचता रहता है कि वह ट्यूशन ले, वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा, लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ है, मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर ट्यूशन नहीं ली। ठीक है, तो रजनी आंटी है, उन्होंने अपना अमित वाला मैटर निदेशक के सामने रख दिया है। तो निदेशक बोलता है, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। ठीक है, तो निदेशक बोलता है कि ऐसा अगर किसी स्कूल में सीन बना है, ऐसा मैटर हुआ है, तो भाई जो मेन हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उसको उस टीचर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब रजनी आंटी बोलती, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। ठीक है, तो रजनी आंटी बोल रही है कि भाई मैं हेडमास्टर के पास गई थी, वो बोलता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये जो एक स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये जो ट्यूशन का धंधा शुरू हो गया है, घिनौना धंधा शुरू हो गया है, इसको लेकर आपके बोर्ड को कुछ करना चाहिए, ऐसा रजनी आंटी बोलती हैं। तो निदेशक बोलते हैं, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। तो निदेशक बोलते, कोई कंप्लेन तो किया नहीं है पेरेंट्स। रजनी आंटी बोलती, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो रजनी आंटी बोलती हैं कि कोई शिकायत करेगा तभी आप इस पे विचार करोगे। ठीक है, आपका बोर्ड बिना मतलब शिकायत के ऐसे मुद्दे पे कुछ काम नहीं करेगा, कोई चिंता नहीं करेगा। ठीक है, तो अब निदेशक बोलते हैं, कैसी बात करती हैं आप, कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। ठीक है, तो निदेशक बोलने के भाई हमारे विभाग के पास बहुत काम है, हम काम में लगे रहते हैं। अभी नई नई शिक्षा प्रणाली आई है, उसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। तो रजनी आंटी बोलती हैं, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली की छनक कर गड्ढे में चली जाएगी। ठीक है, तो रजनी आंटी थोड़ा ताना देते हुए बोल रही है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं आपके, नई शिक्षा प्रणाली है, अच्छी बात है। पहले तो ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें जो छेद हैं, पहले से ये जो ट्यूशन वाला छेद हो गया है, ठीक है, जो धंधा चल रहा है, पहले इस पर काम कीजिए आप। ठीक है, नहीं तो आपकी जो नई शिक्षा प्रणाली है छनकर गड्ढे में चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा रजनी आंटी निदेशक को बोलती हैं। अब रजनी आंटी मतलब निदेशक बोलते हैं, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। तो निदेशक बोलता है कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं है और आप ही पहली महिला है जो ऐसा मुद्दा हमारे सामने लेकर आई हैं। रजनी आंटी बोलती हैं, ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। ठीक है, तो बोलती हैं, बोले ठीक है लेकर आती हूँ, तुम्हें कंप्लेंट्स चाहिए ना, कंप्लेंट्स का एकदम पूरा का पूरा ढेर ला के रख देंगी रजनी आंटी, ऐसा वो कह के जाती, धमकी दे के जाती हैं। झटके से उठकर बाहर चली जाती हैं। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं, फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं भी हैं। ठीक है, तो भाई निदेशक को कंप्लेंट्स चाहिए थी, तो जो रजनी आंटी हैं वो उनके जितने भी पहचान वाले हैं और भी जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करती है, उनको समझाती है कि भाई अपने को कुछ मतलब मीटिंग करके कुछ कंप्लेन करना है, जो भी एक इनको मुद्दा खड़ा करना है। ठीक है, तो उसको लेकर ये करती हैं काम। तो ये वाला सीन, जो निदेशक के रूम वाला सीन खत्म हो जाता है। अब एक नया सीन आएगा।
नया सीन है। ये कहाँ का है? किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। तो ये शायद रजनी आंटी किसी अखबार वाले के पास गई हैं। तो ये किसी अखबार वाले का दफ्तर है, न्यूज़पेपर वाले का। तो संपादक संपादक जो न्यूज़पेपर छापने का काम करते हैं उसको कहते हैं संपादक। तो संपादक बोलता है, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। तो संपादक बोलता है कि बढ़िया है, आपने ये जो समस्या है इसे एक ऐसे आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया है, और तभी ऐसी समस्याएं समाप्त होती हैं, लोगों के सामने आती हैं, ठीक है, और इसको लेकर सरकार जागती है। तो रजनी आंटी बोलती हैं जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए, हमारा अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसों का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो रजनी आंटी बताती हैं कि यार देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमारा मुद्दा सही है, संपादक को बोल रहे हैं कि हमारा मुद्दा सही है, तो हमारा साथ दीजिए, ठीक है। अगर पेपर में कोई मुद्दा उठाया जाता है और बार बार न्यूज़पेपर वाले उस पर जब चोट देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वो मुद्दा फिर लोगों की नज़र में आता है, ठीक है। और फिर अगर फिर उसका समाधान आएगा, सरकार जागेगी, उसको लेकर कुछ सॉल्यूशन लेकर आएगी, और जब कुछ सुधार हो जाएगा तो उसका फ़ायदा पेरेंट्स को, बच्चों को, ठीक है, जो सच्चा मेहनत करने वाला बच्चा है उसको फ़ायदा होगा। फिर संपादक बोलते हैं हंसते हुए, बस 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 मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा, ठीक है। तो संपादक बोलते हैं, बोले समझ गया हूँ, आपका काम हो जाएगा। रजनी आंटी बोलती हैं, तो फिर दीजिए हमारे साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि बस आप लिखते रहिए। संपादक बोलता है, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ, ठीक है। संपादक बोलता है कि मुझे तुम्हारा मैटर समझ में आ गया है। अमित का एग्जाम्पल लेते हुए हम एक बढ़िया सा अखबार में लेख लिखने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और वो कर देंगे, मतलब संपादक रजनी आंटी का काम करवा देंगे। अब रजनी आंटी बोलती हैं गदगद एकदम खुश होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग, ठीक है, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोग से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने का आग्रह के साथ सूचना दीजिए, ठीक है। तो रजनी आंटी बोल रही हैं कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स आएंगे, तो आप भी आपकी मीडिया वालों को लेकर आइए और एक अच्छा सा मतलब इंटरव्यू हो सकता है, एक मीटिंग बन सकती है वहाँ पर। तो संपादक बोलते हैं जी ठीक है दी। सब लोग हंस पड़ते हैं, तो वो भी हाँ पाड़ देते हैं कि ठीक है आप करिए जो कर रहे हैं। रजनी आंटी बोलते हैं, ये हुई ना कुछ बात। तो मतलब ये जो रजनी आंटी को अपना मुद्दा न्यूज़ में लाना था, न्यूज़पेपर में लाना था, वो उनका काम हो जाता है और ये सीन समाप्त हो जाता है। अब नया दृश्य, मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है, हॉल में तालियों की गुड़गड़ाहट। मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है, पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं, ठीक है। तो भाई मीटिंग है, आंदोलन का माहौल है, सब जोश में है, मीडिया वाले आए हुए हैं, वो सीन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रजनी आंटी कुछ बोलती हैं शायद, और वहाँ रजनी के पति भी आए हुए हैं, रवि। तो बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर ही इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और पिता जैसे भी घर के और किसी के काम में ज़रा सी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। तो रजनी आंटी लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि हाँ, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला है और इस समस्या के कुछ और नए पहलुओं पे भी चीज़ें पता चली हैं कि भाई ट्यूशन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि जो माताएँ हैं और जो और पिता लोग हैं, पेरेंट्स लोग जो हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर उनके पास नहीं है टाइम, तो अगर बच्चा कमज़ोर है तो फिर उनको कहीं ना कहीं ट्यूशन तो डालना पड़ेगा।
तो इसकी वजह से ऐसे बच्चों के लिए ट्यूशन तो ज़रूरी है। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करे तो उनका गुजारा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ये टीचर वाली समस्या भी सामने आती है कि भाई बहुत कम सैलरी पर टीचर्स रख लिए जाते हैं, तो फिर टीचर अपना गुजारा करने के लिए ट्यूशन से ही कमाई करता है। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। तो एक वही है कि भाई कम पैसा देते हैं और साइन ज़्यादा पे करा लेते हैं स्कूल वाले। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। तो रजनी आंटी बोल रहे हैं कि अगर टीचर जो समस्या से गुजर रहे हैं उससे भी अगर समाधान पाना है तो उन्हें एक संगठित होकर एक आंदोलन करना चाहिए। हॉल में बैठे हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। ठीक है, तो उनके पति बैठे हैं कि बोले ये जो महिला है इसको क्या कहें। ठीक है, ये एक मामला ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा मामला अपने हाथों में ले रही है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें और अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो रजनी आंटी बोलती है कि भाई हम बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि जिस स्कूल में टीचर पढ़ाता है उस स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं देगा, ऐसा नियम रहेगा, और जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों से और तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, तो सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीन भी समाप्त हो जाता है। ये मीटिंग वाला सीन था। अब एक नया दृश्य है। इस नए दृश्य में क्या है, रजनी का फ्लैट है, सवेरे का समय है, कमरे में पति एक बार पढ़ रहा है। पहला प्रश्न पढ़ते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है। ठीक है, तो नया सीन है, इसमें रजनी का फ्लैट है। पति उनका जो है वो जब अखबार देखता है तो उसमें उन लोगों का जो आंदोलन था उसके बारे में आता है, पहले पेज पे आता है। पति चिल्लाते हुए बोलता है, अरे रजनी रजनी सुनो, तो बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। तो भाई ये लोगों का प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया है, बोर्ड के द्वारा ही एक्सेप्ट हो गया है। तो फिर रजनी आती है, भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी से पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता, गर्व का भाव है। ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगता है। फिर रजनी आंटी बोलती, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा बन गया नियम। ठीक है, बन गया यह नियम। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सके। तो रजनी आंटी बोलती हैं कि कोई भी अन्याय है, कोई भी चीज़ है जो परेशान कर रही है, अगर हम उसके खिलाफ डट के खड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ हम जीत ही जाएंगे, ऐसा होता ही है। फिर पति बोलता है, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो उन्हें बहुत गर्व है उनके पति को। फिर रजनी आंटी बोलती हैं, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद। ठीक है, तो भाई 2 महीने तो उनके जो पति थे वो तो उनको परेशानी कर रहे थे ना। ठीक है, बोल ही रहे थे कि क्यों ये माथे पे ले रही हो, ये ना वो। तो इसलिए रजनी आंटी बोलती कि 2 महीने तो उन्होंने बहुत खींची, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे और आप प्राउड कर रहे हो। फिर लीला बहन शायद आती हैं, लीला बहन और कांतिवा और अमित है ना, वो जो तीनों पेरेंट्स और उनका बच्चा वो रजनी आंटी के फ्लैट पे आते हैं और बोलते हैं। लीला बहन बोलती हैं, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई बोलते और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। ठीक है, तो वो लोग रसमलाई लेके आते हैं, बोले खाओ तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं, हंसी के साथ साथ धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में रसमलाई सब खा लेते हैं। तो इस तरह चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो समझ आया होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बच्चे ट्यूशन की समस्या है, टीचरों की भी कुछ समस्याएं है, ठीक है, उसको उठाया गया है और उसका समाधान भी लाया गया है। और आज के टाइम पे तो वैसे हर बोर्ड ने ये नियम बना रखा है कि जो खासकर अभी सरकारी स्कूल में तो ये है कि कोई सरकारी टीचर है वो अगर ट्यूशन करता है, ठीक है, अगर वो होम ट्यूशन करता है तो वो खासकर स्कूल के बच्चों का ही करता है जहाँ वो पढ़ा रहा है, तो ये गैर कानूनी एक्टिविटी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई ली जाती है। ये है गुजरात के अंदर तो मैंने देखा है, बाकी अन्य राज्यों में ऐसे नियम है कि नहीं उसका मुझे जानकारी नहीं है, परंतु अगर नहीं भी हैं तो सरकार को ऐसे नियम सच में रखने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, चैप्टर लंबा था थोड़ा। अब अगर आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे इसके अंदर जो भी अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको आसानी से करने में मतलब आसानी रहेगी, आप कर पाओगे इनको। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करना मुझे, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उनके पर्सनली आंसर देने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे मैं आगे भी हिंदी के अंदर आगे जो चैप्टर्स हैं 12th के, और भी जो हिंदी का व्याकरण होता है और भी अन्य सब्जेक्ट को भी लेकर मैं आने वाला हूँ अपने इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।